अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारी इस चैनल ऑल इन वन में। यहाँ पर हम आपको हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड जो टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं या जो अदर क्वेश्चंस होते हैं या आपका जो सिलेबस है, चाहे वो हाई स्कूल के रिलेटेड हो या हायर सेकेंडरी के रिलेटेड हो या मिडिल स्कूल के रिलेटेड हो, इवन कि कॉलेजेस का जो आपका सेमेस्टर वाइज सिलेबस है उसको भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। आपको फुल मेंटरशिप देते हैं, आपको फुल गाइडेंस देते हैं और आपको हम यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। हर क्वेश्चन का यहाँ पर हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सो जो हम आज जो हम लेकर आए हैं वो है क्लास 6 जो सिविक्स है उसके चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। पिछली वीडियो में हमने इसी क्लास 6 का जो सिविक्स है उसका जो पहला यूनिट है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, उसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया था पूरा। तो आज हम उसी यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे सोल्यूट करने वाले हैं, उनका जो आंसर्स है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी, विच ऑफ दी सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर हमें लिखना है, हमें ड्रॉप करना है, हमें लिखना है किन के बारे में, उन फेस्टिवल्स के बारे में जो फेस्टिवल हम यहाँ पे अपनी लोकल सोसाइटी में जो हम यहाँ पे मनाते हैं, जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं। और वो जो फेस्टिवल्स है उनमें से कौन ऐसे फेस्टिवल्स है जो यहाँ पर आम सोसाइटी में, हमारे अपने रीजन में, अपने एरिया में जो हम यहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में जो बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज है उनके साथ वो शेयर करते हैं। क्या लिखा है, विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। ऐसे कौन कौन से फेस्टिवल्स है जो हमारे लोग हैं, हमारे रीजन के जो लोग हैं, हमारे जो लोकेलिटी के लोग हैं, वो बाकी रीजन के लोगों के साथ, बाकी एरिया के लोगों के साथ और बाकी रिलीजियस लोगों के साथ, जो मतलब बाकी मजहब के लोग हैं उनके साथ भी वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, मान लो कि यहाँ पे हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। मान लो कि कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है और जम्मू में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, और कश्मीर का जो रीजन है वो ज्यादातर कश्मीर में माउंटेन्स पाए जाते हैं, कश्मीर वैली है। वही जम्मू की बात करें तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मोस्टली हाई रहता है एज कम्पेयर टू कश्मीर। लेकिन ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो कि कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग एक तो आपस में वो शेयर भी करते हैं, और इसके साथ साथ शेयर करने के साथ साथ चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो वो आपस में सेलिब्रेट भी करते हैं और रीजन वाइज भी उसको शेयर करते हैं। तो ऐसे कौन से फेस्टिवल्स है, हमें उनका आंसर देना है। तो जो इसका आंसर है वो है, इन माई लोकेलिटी पीपल सेलिब्रेट मनी फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद, होली, क्रिसमस, बैसाखी एंड इंडिपेंडेंस डे। तो क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद, होली, क्रिसमस, बैसाखी एंड इंडिपेंडेंस डे। तो लिखा है कि हमारी जो लोकेलिटी है, हमारे लोकेलिटी में, हमारे अपने लोकल रीजन में, लोकल एरिया में क्या होता है कि जो हमारे लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स। वो फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं या हम जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं अपने लोकेलिटी में वो है दिवाली, ईद है, होली है, क्रिसमस है, बैसाखी है एंड इंडिपेंडेंस डे जो हम 15 अगस्त को बनाते हैं। वो पूरे भारत में भी बनाते हैं हम और हमारी लोकेलिटी में भी मनाते हैं। दीज फेस्टिवल्स आर एंजॉयड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड रीजन्स टुगेदर। लिखा है कि ये जो फेस्टिवल्स है ना, ये हर तरह के लोग एंजॉय करते हैं, चाहे वो डिफरेंट रीजन से हो, डिफरेंट मजहब से हो, अलग अलग कम्युनिटी से हो। कोई मसला नहीं कि अगर हमारे भारत में जो लोग हैं वो डिफरेंट मजहब से है, अलग मजहब से है, अलग रीजन से है, अलग अलग सोसाइटी से है। लेकिन ये जो है ना हमारे मतलब ये जो फेस्टिवल्स है ना, जैसे कि दिवाली हो गया, ईद हो गया, होली हो गया, बैसाखी हो गया या इंडिपेंडेंस डे की बात करूँ, ये पूरे भारत में हर कहीं पे मनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, जैसे ही बात ईद की आती है ना तो पूरे भारत में ईद का जोरों शोर होता है, पूरे भारत में ईद की शॉपिंग की जाती है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसमें शामिल होते हैं और ईद को सेलिब्रेट करते हैं। वही बात करूं मैं होली की, तो होली में भी क्या होता है, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू सब इसमें सेलिब्रेट करते हैं और पूरे भारत में इसका जोरों शोर होता है। बैसाखी भी होता है, दिवाली पे भी होता है। तो ये जो फेस्टिवल्स है ना, ये हमारे रीजन के, हमारे लोकेलिटी के, अपनी सोसाइटी के लोग भी मनाते हैं और जो बाकी सोसाइटीज के लोग हैं हमारे भारत में वो भी बनाते हैं, वो भी इनको मनाते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो अलग अलग मजहब के लोग होते हैं वो भी इनको मनाते हैं। और
इसमें मतलब ये नहीं होता है कि मतलब कहीं पर भारत में कहीं पर तो ये फेस्टिवल्स मनाए जा रहे होंगे लेकिन कहीं पर नहीं, ऐसा नहीं होता। ये वो फेस्टिवल्स है जो कि मेन फेस्टिवल्स है, मेजर फेस्टिवल्स है हमारे भारत में, और पूरे भारत में इनका जोर शोर होता है, इनको मनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग दिवाली एंड ईद पीपल विजिट ईच अदर होम्स each other's homes and share sweets. Independence Day is celebrated by everyone, no matter which religion they belong. जो मैंने आपको बोला वहीं पे यहाँ पर भी लिखा है कि ड्यूरिंग दिवाली के टाइम पे या ईद के टाइम पे जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के घरों को जाते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, वो मिठाइयाँ आपस में बांटते हैं वो। और जब हमारी भारत की आज़ादी का दिन होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त को, तो उस वक्त जो हमारे भारत में क्या होता है, हर कोई खुश होता है और हर मजहब के लोग, हर सोसाइटी के लोग हमारे भारत में ये जो इंडिपेंडेंस आज़ादी का दिन होता है वो साथ में कोलैबोरेटली हम मनाते हैं और खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और यही तब भी होता है जब ईद होती है, दिवाली होती है या इंडिपेंडेंस डे होता है। तो ये ऐसे फेस्टिवल्स है जो हमारे लोकलिटी में भी, हमारी लोकल सोसाइटी में भी मनाए जाते हैं, और बाकी जो सोसाइटीज है, बाकी अलग जो रीजन है भारत में, बाकी अलग जो स्टेट्स है भारत में, उनमें भी ये मनाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो बाकी मजहब के लोग हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ ये फेस्टिवल्स मनाते हैं, जोर शोर के साथ आपस में खुशी खुशी मनाते हैं। तो ये इसका आंसर था पहले क्वेश्चन का। अब जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया, what do you think living in India, its rich heritage of diversity adds to your life? तो क्वेश्चन जो है इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है what do you think living in India। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है या स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हो, आपकी सोच के मुताबिक जो हमारे भारत में, जो हमारा भारत है, इसमें रहना कैसा है, विथ इट इज रिच हेरिटेज। क्या आपकी सोच के मुताबिक, आपकी सोच के अंदाज पर हमारे भारत में रहना कैसा है, क्योंकि हमारे भारत में एक रिच हेरिटेज है। मतलब हेरिटेज का मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हेरिटेज एंड कल्चर में क्या डिफरेंस है। देखो, कल्चर, हेरिटेज जो है ना, ये भी एक्चुअली में एक किस्म का कल्चर ही है, बट कल्चर जो है ना वो एक्चुअली में क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है वे ऑफ लिविंग। वो प्रेजेंट की भी बात करता है, पास्ट की भी बात करता है कि पास्ट में ऐसे कौन से ट्रेडिशंस आए हैं, पास्ट में ऐसे कौन से कस्टम्स आए हैं जो वक्त के साथ चेंज भी हुए, उनमें मिक्सिंग भी हुई, और आज लोग उन पास्ट के ट्रेडिशंस को कुछ तो फॉलो करते हैं, कुछ उन्होंने नया मिक्स किया हुआ होता है। तो ये एक वे ऑफ लिविंग होती है। बट जब हेरिटेज की बात करते हैं ना, हेरिटेज में क्या आता है, हेरिटेज में वो पास्ट के ट्रेजर्स आता है जो बहुत वैल्यूबल होते हैं, जो हमारे पास होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं, हमारे भारत में ताजमहल है। ताजमहल भी क्या है ना, मतलब एक हेरिटेज सिस्टम, एक हेरिटेज ही है, क्योंकि वो हमारे पास्ट से मिला है, वो हमारे एंसेस्टर्स से मिला है और वो बहुत वैल्यूबल है। यह जो रिलीजियस बिलीफ्स है हमारे पास, ऐसी जो बाकी चीज़ है हमारे पास जो वैल्यूबल है, जो वैल्यूबल है, जो कि हमें हमारे एंसेस्टर से, पास्ट से मिले हैं, बट वो वैल्यूबल है, वो हेरिटेज है बेसिकली। ओके, तो इंडिया जो है ना, ये एक रिच हेरिटेज है, एक रिच हेरिटेज फुल कंट्री है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में क्या है ना, अलग अलग मजहब है, बहुत वक्त से, पास्ट में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया है, माइग्रेट किया है। यहाँ पे भारत का जो हेरिटेज है वो मिक्स अप है, क्योंकि यहाँ पर आपको मुस्लिम हेरिटेज मिलेगा, सिख हेरिटेज मिलेगा, जीविज्म हेरिटेज मिलेगा, और ज़्यादातर आपको यहाँ पे हिंदुइज्म यानी कि सनातनी हेरिटेज आपको देखने को मिलेगा हमारे भारत में। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं हाँ, हमारे भारत में बहुत सारा हेरिटेज है, रिच हेरिटेज है, जो कि डिफरेंट एंसेस्टर्स है, पास्ट में डिफरेंट रिलीजन्स है, एंसेस्टर्स है, या अलग अलग किस्म के जो लोगों से वो मिला है पास्ट से। लेकिन भारत में इतनी ज़्यादा रिच हेरिटेज होने के बाद आप क्या सोचते हो कि भारत में रहना कैसा है इस हेरिटेज में, जो ये डाइवर्सिटी पाई जाती है हेरिटेज को रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन में लिखा है व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि जो रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन वाले इन्होंने जो पूछा है कि हाँ, हेरिटेज में भी डाइवर्सिटी है, क्योंकि हेरिटेज, अब मैं आपको पहले बोला, हेरिटेज सिर्फ मुस्लिमों से नहीं मिला है, सिर्फ हिंदुओं से नहीं मिला है, हेरिटेज तो अलग अलग मजहब के लोगों से, अलग अलग कबीलों से, अलग अलग, मैं आपको बोलूं कि क्लैन से मिला है, अलग अलग किस्म के लोगों से मिला है। तो इंडिया में बहुत सारा हेरिटेज अवेलेबल है, प्रेजेंट है।
तो इसमें भी बहुत हेरिटेज जो हेरिटेज डाइवर्सिटी हमारे भारत में पाई जाती है। आप क्या सोचते हो इंडिया में क्या रहना इसके साथ कैसा है? और इस रिच हेरिटेज में जो रिच हेरिटेज है, बहुत ज़्यादा हेरिटेज है, वैल्यूएबल ट्रेजर्स है हमारे पास, और इनमें भी जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, इसने आपकी ज़िंदगी में क्या ऐड किया है, आपको कैसा एडवांटेज दिया है, आपको क्या फ़ायदा दिया है, आपको क्या सिखाया है इसने? डेट्स व्हाट एक्चुअली क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। अब जो इसका आंसर है ना वो क्या है? आंसर यहाँ पे बात कर रहा है कि लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच डाइवर्सिटी टीचेस मी रेस्पेक्ट। देखो क्या लिखा है, लिखा है कि भारत में रहना, वो भी इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ। ये डाइवर्सिटी रिलीजन को लेकर भी है, लैंग्वेज को लेकर भी है, ट्रेडिशंस को लेकर भी है, ये जो मतलब डाइवर्सिटी है, ये कस्टम्स को लेकर भी है। तो ये जो भारत में रहना है आपका इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ, टीचर्स में रेस्पेक्ट, इसने सबसे पहले जो हमें सिखाया है ना वो हमें रेस्पेक्ट सिखाया है कि दूसरा जो बंदा है, नो मैटर कि वो किसी दूसरी सोसाइटी से है, वो दूसरी स्टेट से है, वो किसी अलग रिलीजन से है, उसकी लैंग्वेज अलग है, उसका जो कलर है वो थोड़ा अलग है, बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, या उसके ट्रेडिशंस अलग है, उसके कस्टम्स अलग है, नो मैटर अगर वो किसी भी एंगल से आपसे अलग है, बट आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले उसको इज्जत देनी है, जो कि हमारे भारत ने हमको सिखाया है, क्योंकि हमारे भारत में यूनिटी इसी बेस से पाई जाती है। तो इसके बाद जो दूसरा है, दूसरा लाइन है, रेस्पेक्ट टॉलरेंस एंड लव फॉर डिफरेंट कल्चर्स। तो लिखा है यहाँ पे लिविंग इन इंडिया विथ रिच डाइवर्सिटी टीचिंग द रेस्पेक्ट। एक तो रेस्पेक्ट इसने सिखाया है, बर्दाश्त करना सिखाया है, मोहब्बत सिखाया है डिफरेंट कल्चर्स को रिलेटेड। तो यहाँ पर लिखा है कि हाँ इसने में इस डाइवर्सिटी ने हमें रेस्पेक्ट भी सिखाया है, रिच डाइवर्सिटी ने, रिच हेरिटेज ने हमें रेस्पेक्ट सिखाया है, और बर्दाश्त करने की ताकत सिखाई है, और मोहब्बत का जज्बा उभारा है हमारे अंदर कि भारत में जो डिफरेंट कल्चर्स है उन सब कल्चर्स के साथ हमें मोहब्बत है। आई गेट अ चांस टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, टेस्ट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, वेयर different kinds of foods, wear different styles of clothes and take part in many festivals। तो यहाँ पर लिखा है कि एक तो इसने हमें इतना कुछ सिखाया, रेस्पेक्ट, टॉलरेंस, लव और बाकी कल्चर्स के साथ मोहब्बत, और इसके अलावा हमें चांस भी मिलता है, हमें ये चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इस डिफरेंस ऑफ कल्चर्स के साथ, रिच हेरिटेज के साथ, रिच डाइवर्सिटी के साथ हम बाकी लैंग्वेजेस भी सीखते हैं। जो इंडिया में जो हम आपको पता है हमारे भारत में 20 से ज़्यादा मेजर लैंग्वेजेस है, यूँ तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस लेकिन मेजर लैंग्वेजेस वो 20 से ज़्यादा है। तो हमारे भारत में हिंदी भी बोली जाती है, मराठी भी बोली जाती है, मलयालमी बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है, गोजरी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है। तो हमारे भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो हमें क्या मिलता है ना, इस रिच डाइवर्सिटी की वजह से हमें मौका मिलता है दूसरी लैंग्वेज सीखने का, टेस्ट सीखने का, टेस्ट फील करने का। देखो मतलब अलग अलग किस्म के फूड्स पाए जाते हैं हमारे भारत में, ठीक है। तो जब हमारे भारत में अलग अलग किस्म के फूड्स पाए जाते हैं तो हमारे भारत में अलग अलग किस्म के मेवे खाने को मिलते हैं, अलग अलग किस्म का मील खाने को मिलता है, अलग अलग किस्म के वेजिटेबल हमें खाने को मिलते हैं। तो हमारा जो टेस्ट है, मतलब टेस्ट करने का जो हमारा चांस है वो भी बढ़ता है कि हमें बाकी जो फूड्स है जो कि शायद आप खा नहीं सकते अगर डाइवर्सिटी ना होती, लेकिन अब चूंकि भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो यूनिटी भी है इसके साथ। तो ये जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है इसकी वजह से हमें क्या होता है, टेस्ट मिलता है, बाकी जो फूड है उनको खाने का हमें चांस मिलता है, टेस्ट करने का मौका मिलता है। और इसके साथ वी आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ क्लोथ्स। इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ हमें ये भी चांस मिलता है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ क्लोथ्स एंड टेक पार्ट इन मनी फेस्टिवल्स। इसके साथ साथ इस रिच डाइवर्सिटी और रिच हेरिटेज होने की वजह से क्या मिलता है मेरे भारत में, हमें मौका मिलता है, चांस मिलता है कि हम बाकी स्टाइल्स के क्लोथ्स भी पहन सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कश्मीरी जो यहाँ पे कश्मीरी वो फैरन पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, लेकिन इसके साथ मौका मिलता है कि दिल्ली से भी यहाँ पे कपड़े एक्सपोर्ट होके आते हैं, तमिलनाडु से कपड़े एक्सपोर्ट होके आते हैं, गुजरात से कपड़े एक्सपोर्ट होके आते हैं, उत्तर प्रदेश से कपड़े एक्सपोर्ट होके आते हैं। इस तरह से बहुत सारे स्टेट से यहाँ पे कपड़े एक्सपोर्ट होके आते हैं, और हमें मौका मिलता है कि हम भारत में जो बाकी सारे स्टेट्स में जो कपड़े बनते हैं उनको पहनने का मौका भी हमें मिलता है। और जो बाकी फेस्टिवल्स हैं हमारे भारत में, कि बहुत सारे फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, ईद, दिवाली, होली, बैसाखी,
और इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, बहुत सारे फेस्टिवल्स है। तो सारे फेस्टिवल्स को यहाँ पे क्या होता है, सारे फेस्टिवल्स को हमें यहाँ पर मतलब सेलिब्रेट करने का मौका भी मिलता है, उनको मतलब मनाने का मौका भी मिलता है, एक दूसरे के साथ खुशियाँ शेयर करने का मौका मिलता है। दिस मेक्स माई लाइफ मोर कलरफुल एंड एंजॉयफुल। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, यही हमारे भारत के एक नागरिक को, या मैं यूँ बोला हमारे भारत के सारे नागरिकों को, सिटीजन्स को, उनकी ज़िंदगी को कलरफुल बनाता है, जॉयफुल बनाता है, मज़ेदार बनाता है। और सारे की इसकी वजह से क्या होता है ना, हमारे भारत में जो बाकी जो मतलब जो लोग होते हैं ना, जब हमारे कंट्री में जो बाकी सोसाइटीज़ के लोग होते हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ के लोग होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग होते हैं, अलग अलग क्लेन्स के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं इस डाइवर्सिटी, रिच हेरिटेज की वजह से, रिच डाइवर्सिटी की वजह से, रिच कल्चर की वजह से और इसमें यूनिटी पाने की वजह से क्या होता है कि हमारे भारत में हमें बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। हम न्यू लैंग्वेजेस सीखते हैं, नए नए तरह के खाने खाते हैं, इसके अलावा बाकी फेस्टिवल्स बनाते हैं, अलग अलग किस्म के कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को इज्जत देते हैं, बर्दाश्त करते हैं, मोहब्बत करते हैं हर किसी कल्चर के साथ, हर किसी रिलीजन के साथ। और इसी की वजह से हमारे भारत के सिटीजन्स की जो ज़िंदगी है ना, वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही जॉयफुल बनती है। तो ये था इसका होल आंसर। अब जो एक और क्वेश्चन है हमारा तीसरा, दैट इज डू यू थिंक द टर्म यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? व्हाट डू you think, what do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from this book, The Discovery of India? ये जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ना, एक्चुअली में बुक लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमने ये पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया है। सो क्वेश्चन जो एक्चुअली में है ना, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी Do you think the term unity and diversity is an appropriate term to describe the India? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आप क्या सोचते हो कि ये जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी टर्म है ना, जो हमने पढ़ा है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी क्या होता है जो हमने पढ़ा है, ये जो टर्म है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, क्या ये सही कॉन्सेप्ट है, क्या ये सही टर्म है भारत को डिस्क्राइब करने के लिए, भारत को समझाने के लिए, भारत को समझने के लिए, भारत को एक्सप्लेन करने के लिए? और फर्दर यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट द इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस क्वाइटेड अबव फ्रॉम हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब देखो, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ना, वो एक्चुअली में नेहरू ने एक बुक लिखी थी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये स्टूडेंट से पूछा गया है क्वेश्चन में कि आप क्या सोचते हो कि ये जो टर्म है ना, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो कॉन्सेप्ट है ना, क्या ये सही कॉन्सेप्ट है, सही टर्म है भारत को एक्सप्लेन करने के लिए, भारत को समझने और समझाने के लिए? और इसके साथ साथ व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो कि नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है, जो उन्होंने किताब लिखी है, और जो उन्होंने किताब लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस क्वोटेड अबव। उन्होंने जो इंडियन यूनिटी वहां पे सेंटेंस में लिखा है, उस सेंटेंस में वो एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है? तो चलो इसको जरा अच्छे से समझ लेते हैं। इसका जो आंसर है ना, वो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज द बेस्ट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया बिकॉज इवन थो पीपल स्पीक different languages, for different regions and about different traditions, they all live together as Indians. तो यहाँ पर लिखा गया है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, ये बेस्ट टर्म है डिस्क्राइब करने के लिए कि इंडिया क्या है, बिकॉज इवन थो पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स एंड डिफरेंट ट्रेडिशंस, because they live together as Indians. ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बेस्ट टर्म है डिस्क्राइब करने के लिए, इंडिया को, हमारे भारत को समझने के लिए और समझने के लिए बेस्ट टर्म है। वो क्योंकि हाँ, ये सच है कि जो लोग है वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं और डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। इस सब के बावजूद वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक साथ रहते हैं, टुगेदर रहते हैं, एक भारतीय होने, मतलब जो उनका भारतीय होने का जो जज्बा है, जो एक इमोशनल बॉन्ड है, वो सब में है और सब एज इंडियंस ही रहते हैं। फर्दर लिखा है कि नेहरू इज ट्राइंग टू से इंडिया स्ट्रेंथ इट्स यूनिटी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किताब लिखी है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारत की जो स्ट्रेंथ है ना, जो कुव्वत ताकत है ना हमारे भारत की, वो किसमें, वो यूनिटी में ही है। क्यों? नो मैटर हाउ पीपल डिफरेंट लुक और लिव, ये मतलब दे आर शेयर कॉमन बॉन्ड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ वन नेशन। ये कोई मसला है नहीं, कोई मैटर है ही नहीं कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग स्टाइल में रहते हैं, वो अलग अलग मतलब क्या करते हैं, वो कल्चर्स को फॉलो करते हैं, रिलीजन को फॉलो करते हैं। नो मैटर डिफरेंट पीपल लुक और लिव, उनका जो मतलब रहन सहन का स्टाइल है, कपड़े पहनने का जो तरीका है, कपड़े पहन मतलब जो अलग अलग किस्म के वो कपड़े पहनते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, इस सब के बावजूद दे शेयर कॉमन बॉन्ड लिव दे शेयर कॉमन बॉन्ड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ वन नेशन। वो एक कॉमन एक सेम इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हैं, क्या कि हम भारतीय है और हमें अपने भारत के साथ प्यार है, और यही यूनिटी जो है ना, यही भारत की असल ताकत है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है underline the line in the poem sung after the Jallianwala Bagh massacre, which according to you reflects India's essential unity। देखो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि हमें अंडरलाइन करना है वो लाइन जो पोएम में हमने पढ़ी, जो सिंग की गई थी या गाई गई थी आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। देखो जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ आप सबको पता ही है क्या हुआ था, तो 1919 में हुआ था वो, 1919 में हुआ था वो, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था, तो उसमें ना मतलब क्या गया था, एक मतलब सॉन्ग गया था, एक पोएम गाई गई थी, ठीक है। तो उस पोएम में एक लाइन है, उसको हम अंडरलाइन करना है, उसको समझाना है, विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडिया एसेंशियल यूनिटी, जो कि भारत की एक एसेंशियल, एक स्ट्रॉन्ग, जरूरी, एक इम्पोर्टेंट यूनिटी को रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है। अब जो इसका आंसर है ना वो है द लाइन दैट रिफ्लेक्ट्स इंडिया एसेंशियल यूनिटी इज, द लाइन दैट रिफ्लेक्ट्स इंडिया एसेंशियल यूनिटी इज, वो लाइन जो कि मतलब रिफ्लेक्ट करती है ना, जो कि दिखाती है ना भारत की एक एसेंशियल इम्पोर्टेंट यूनिटी, वो लाइन जो है ना, जो उस पोएम में सिंग की गई थी, गाई गई थी, बोली गई थी, वो है द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर, कि जो खून है ना भारत का, भारत के हिंदुओं का और मुसलमानों का, वो एक साथ बहता है, एक साथ दौड़ता है। दिस लाइन शोज दैट दिस टाइम their times of struggle for people of all religions stood united for the freedom of the country। ये दिखाता है कि ये जो लाइन है यही दिखाती है कि उस टाइम पे जो स्ट्रगल किया गया था, जो स्ट्रगल चल रहा था ना भारत की आज़ादी को रिलेटेड, एक बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत लंबी प्रोसेस थी उस स्ट्रगल की। तो उस टाइम पे ना वो जो बहुत बड़ा पीरियड था ना कि भारत को आज़ाद करने का, जो एक बहुत बड़ा पीरियड था, जो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी ना, उस वक्त हर मजहब के लोग, हिंदू भी मुस्लिम भी, सब उस आज़ादी के ना, उस आज़ादी को मतलब भारत को आज़ाद कराने के लिए, अपना हक मांगने के लिए, छीनने के लिए, अपना हक हासिल करने के लिए सब एक साथ खड़े हुए थे, सब यूनाइट हुए थे, और सब ने आपस के सारे इख्तिलाफ खत्म करके एक साथ अपने भारत को आज़ाद करने के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो शो करती है, वही शो, ये लाइन एक्चुअली में वही शो करती है द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लो टुगेदर, कि जो भारत के मुसलमानों को और हिंदुओं का जो खून है वो एक साथ दौड़ता है और एक साथ बैठता है, एक साथ बहता है, किसके लिए? सिर्फ एक भारत के लिए। तो ये इसका आंसर है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है choose another region in India and do similar study of the historical and geographical factors that influence the diversity found there। देखो हमने चैप्टर में पढ़ा लद्दाख का और केरला का, ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से केरला पर बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, वहाँ का कल्चर में वहाँ पे चेंज आ गई, कस्टम्स में चेंज आ गई, और इवन के रिलीजन में भी चेंज आ गई। वही हमने लद्दाख का भी देखा, लद्दाख जैसे लद्दाख में कैसे माउंटेन ज़्यादा है, और उन माउंटेन्स की वजह से वहाँ से मतलब बुद्धिज्म कैसे फैला, कैसे वहाँ पे भूटान के लोग आए, या अलग अलग मैं बोलूँ मतलब कंट्रीज के लोग आए, और ऐसे कैसे मतलब वहाँ पे इन्फ्लुएंस हुआ इसकी वजह से जो उसका लद्दाख का कल्चर है। ऐसे सेम केरला का हमने पढ़ा। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है लद्दाख और केरला को छोड़कर, क्योंकि हमने चैप्टर में उन दोनों का ही पढ़ा है ज़्यादातर, तो चूज अनदर रीजन इन इंडिया एंड डू अ सिमिलर स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी फाउंड देयर। अब केरला और लद्दाख को छोड़कर जो आपने मतलब चैप्टर में पढ़ा उसको छोड़कर, उन दोनों को छोड़कर, तो हमें एक और अलग रीजन को उठाना है या स्टेट उठानी है, एक अलग एरिया उठाना है हमें, और उस पर हमें एक सेम लेवल की स्टडी करनी है,
सेम लेवल स्टडी करनी है और हमें बताना है कि कैसे जो जियोग्राफिक फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं मतलब डाइवर्सिटी को। कैसे हमें हमें एक्चुअली में ये देखना है, मतलब स्टडी करने के बाद जब हम किसी और रीजन को उठाएंगे वहां पे हमें ये बोलना है कि जो हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स है ना उस अलग रीजन के जिसपे हमें बात करनी है अभी, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं डाइवर्सिटी को जो वहां पे पाई जाती है। यानी कि हमें किसी और रीजन की बात करनी है और हमें ये बोलना है, ये एक्सप्लेन करना है कि उस रीजन की जो हिस्ट्री है और इस रीजन की जो जियोग्राफी है, यानी कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स प्लस जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ये दोनों मिला के कैसे वहाँ की जो डाइवर्सिटी है उसको इन्फ्लुएंस करता है। क्या मैं यूं ऐसे बोलूं कि जो वहाँ उस रीजन की जो हम अभी उठाएंगे कोई और अलग रीजन उठाएंगे, उस रीजन का जो मतलब उस रीजन की जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स है ना, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में जो वहाँ पे मतलब हुआ है, हिस्ट्री की वजह से जो वहाँ पे हुआ है, जितने कल्चर्स वहाँ हुए मिक्सअप हुए, और जो वहाँ की जियोग्राफी है, लैंड है, वो लैंड कैसा है, क्या वो लैंड समंदर के नजदीक है, क्या उसमें फॉरेस्ट ज्यादा है, क्या वो प्लेन एरिया है, क्या वो ज्यादातर एग्रीकल्चरल लैंड है। तो जियोग्राफिकल प्लस हिस्टोरिकल दोनों फैक्टर्स को मिला के उस एरिया की, उस रीजन की जो डाइवर्सिटी है ना, उस पर क्या हुआ है, उस पर क्या असर हुआ है उसकी वजह से। आगे लिखा है और दिस हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर हाउ। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मतलब पॉइंट हमें डिस्कस करना है, हमें बताना है कि जो पहले हमें केरला और लद्दाख को छोड़कर किसी और रीजन की बात करनी है, फिर बोलना है कि वो जो रीजन है ना वहाँ की जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स है और जियोग्राफिकल फैक्टर्स है उनकी वजह से उस रीजन की जो डाइवर्सिटी है वो कैसे इन्फ्लुएंस हुई है, कैसे मतलब इफेक्ट हुई है, किस वे में इफेक्ट हुई है। फिर हमें बोलना है कि वहाँ की जो उस रीजन की जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स है एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स है क्या वो दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और अगर वो कनेक्टेड है, अगर वो दोनों जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स कनेक्टेड है और दोनों ने मिलकर उस रीजन की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस किया है तो कैसे किया है, ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखो इसका जो आंसर है ना वो है आई चूज केरला। यहाँ पर इसने केरला का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हमने चूंकि पढ़ा तो केरला ही था एग्जाम मतलब वहाँ पर चैप्टर में, तो इसने केरला का ही एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे बुक में। आई चूज केरला जियोग्राफिकल फैक्टर, केरला इज नियर टू सी। अब इसने केरला का एग्जाम्पल दिया है, इसके बाद हम कश्मीर के एग्जाम्पल देंगे। देखो आई चूज केरला, यहाँ पर आंसर में लिखा है कि मैं केरला चूज करता हूँ। क्यों? जियोग्राफिकल फैक्टर अगर हम केरला का देखेंगे ना, केरला का जो जियोग्राफिकल फैक्टर है वो कैसा है, केरला इज नियर टू सी, केरला समंदर के नजदीक है, सो इट हैज मनी पोर्ट्स, वहां पर पोर्ट भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। दिस अलाउ ट्रेडर्स फ्रॉम अरेबिया, यूरोप एंड अदर प्लेसेस टू कम दियर। अब इसकी वजह से क्या होता है, केरला जब समंदर के नजदीक है वहां पे पोर्ट्स भी बहुत ज्यादा बने हुए हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है जो ट्रेडर्स आते हैं ना, ट्रेडर्स जो बड़े बड़े मतलब ट्रेडमैन्स आते हैं, जो बिजनेस के लिए लोग आते हैं, कहाँ से, या तो मिडिल ईस्टर्न कंट्री से या तो यूरोपियन कंट्री से। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में आपको पता ही है सऊदीया आता है, लेबनान आता है, इजिप्ट आता है, और अगर मैं बात करूं यूरोपियन कंट्रीज की तो आपको पता है जर्मनी आता है, इटली आता है, फ्रांस आता है। तो ऐसी ऐसी कंट्रीज से क्या आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं केरला के रास्ते से, क्योंकि केरला समुद्र के नजदीक है, एंड अदर प्लेसेस टू कम देयर। हिस्टोरिकल फैक्टर, देखो ये तो हो गया हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर। कि जियोग्राफिकल फैक्टर क्या है, जो जियोग्राफी है केरला की वो ये है कि केरला जो है समंदर के नजदीक है, वहाँ पे पोर्ट्स बहुत ज्यादा बने हुए हैं। इसकी वजह से वहां पर ट्रेडर्स आते हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्री से और यूरोपियन कंट्री से, वहां पे ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं। तो हिस्टोरिकल फैक्टर में क्या आएगा, बिकॉज ऑफ दिस केरला हैज अ हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड cultural exchange. Traders brought new food, clothes and even religions like Christianity and Islam. हिस्टोरिकल फैक्टर ये है कि जो केरला है ना उसकी जो हिस्ट्री है ना उसमें हमें ट्रेड ज़्यादा देखने को मिलता है और कल्चरल एक्सचेंज ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि केरला जो है वो समंदर के नज़दीक है, तो वहाँ पर बहुत पहले टाइम से ही ट्रेडर्स वहाँ से उस रास्ते से ही आते थे। और जब वहाँ से ट्रेडर्स आते थे ना, तो वो जो ट्रेडर्स थे ना उनके जो, अब सारे ट्रेडर्स तो एक ही मजहब के नहीं होंगे, एक ट्रेडर होगा वो क्रिश्चियन होगा, दूसरा मुस्लिम होगा, तीसरा किसी और रिलीजन से होगा। तो इस ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से क्या हुआ, केरला में रिलीजन को लेकर भी मतलब एक इन्फ्लुएंस हुआ और कल्चर को लेकर भी एक इन्फ्लुएंस हुआ, कस्टमर्स को लेकर भी एक इन्फ्लुएंस हुआ। ट्रेडर्स ब्रॉट न्यू फूड, क्लोथ्स, इवन न्यू रिलीजन्स लाइक क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। यही यहाँ पर भी लिखा है, जो वो ट्रेडर्स वहाँ पे आते ना, जो हिस्ट्री से लेके अब तक, पास्ट से लेके बहुत सालों से लेके अब तक जो ट्रेडर्स आते हैं केरला के रास्ते से, क्योंकि केरला समुद्र के नजदीक है, वो जो ट्रेडर्स थे ना जो अलग अलग कंट्री से आते थे, वो अपने साथ क्या करते, नए नए किस्म के खाने लाते थे, नए नए किस्म के कपड़े मतलब उन्होंने पहने हुए होते थे, और उनका जो रिलीजन भी होता था वो अलग अलग होता था। अब जो केरला के लोग हैं
उनमें भी वो इन्फ्लुएंस देखने को मिला। जैसे कि आज हमें केरला में देखने को मिलता है, केरला में मुस्लिम्स भी है, हिंदूज भी है। तो यही पे यहाँ पर भी लिखा है कि जो ट्रेडर्स वहाँ पे आते थे तो उनको वो नए नए कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, उनके पास नए नए किस्म का खाना, अलग अलग किस्म का खाना हुआ करता था, और उनका रिलीजन भी अलग अलग हुआ करता था। तो लोग भी उससे अवेयर हो गए, उसके बारे में उन्होंने मतलब इंफॉर्मेशन गेन की। और जब मतलब नए नए किस्म के मतलब उन्होंने देखा कि ये जो ट्रेडर्स आते थे ये नए नए किस्म के खाने अपने साथ लाते हैं, फूड नए नए किस्म के लाते हैं, इसके अलावा ये अलग अलग किस्म के कपड़े भी पहनते हैं, तो उन्होंने भी उसकी वजह से क्या किया, मतलब उसकी वजह से भी एक इन्फ्लुएंस पड़ गया केरला पे। तो ये जो इन्फ्लुएंस पड़ा ना ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से, ये इन्फ्लुएंस पड़ा फूड को लेकर भी, कि मतलब फूड को लेकर भी पड़ा, ये इन्फ्लुएंस पड़ा कस्टमर्स को लेकर भी, क्लोथ्स को लेकर भी, और रिलीजन को लेकर भी। यस, बोथ हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स आर कनेक्टेड बिकॉज द सी मेड ट्रेड पॉसिबल। हाँ, यहाँ पर हमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर लिखा गया है कि जो हाँ ये जो बोथ हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स में कनेक्टेड है। क्यों? अगर हम इस एग्जांपल की बात करो, देखो जो केरला की जियोग्राफी है ना वो कैसी है, केरला की जो जमीन है वो समंदर के नजदीक है, और वहाँ पे पोर्ट्स बहुत ज्यादा बने हुए हैं, वहाँ पे ट्रेडर्स आते हैं अलग अलग कंट्रीज से, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से। अब यहाँ पे क्या है कि वहाँ की जियोग्राफी ऐसी, इसलिए वहाँ पे ट्रेडर्स ज्यादा आ रहे हैं। अब चूंकि वहाँ पे ट्रेडर्स ज्यादा आ रहे हैं और बहुत टाइम से आ रहे हैं, यानी कि वो पिछले बहुत सालों से आ रहे हैं, वहाँ पे हिस्ट्री में हमें पढ़ने को मिलता है कि केरला में कैसे मतलब केरला में कैसे अलग अलग ट्रेडर्स आते थे अलग अलग कंट्रीज से। तो हिस्ट्री और जियोग्राफी का कनेक्शन यहाँ पर बन जाता है। जियोग्राफी की वजह से जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की वजह से जो जियोग्राफी है यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। क्योंकि मैं यूं बोलूँ कि जो केरला की जियोग्राफी है उसने इन्फ्लुएंस किया बाकी मतलब कंट्री के लोगों को इसी रास्ते से आने के लिए। तो बहुत टाइम से जो ट्रेडर्स इसी रास्ते से आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, हिस्ट्री और जियोग्राफी का एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। अब क्या हुआ है कि बोथ हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल फैक्टर्स आर कनेक्टेड बिकॉज द सी मेड ट्रेड पॉसिबल। क्योंकि जो समंदर है ना उसने ट्रेड को पॉसिबल बनाया। क्योंकि बहुत ही मतलब सालों से, मतलब बहुत मतलब मैं यूं बोलूं पिछले 100 सालों से या 200 सालों से वही रास्ता जो है समंदर के जरिए ट्रेडर्स फॉलो कर रहे हैं और केरला को विजिट करते हैं। वहाँ पर मतलब क्या है ना, मतलब पोर्ट्स बहुत ज्यादा बने हुए हैं, समंदर के नजदीक है केरला, तो ट्रेडर जो है वही रास्ता मतलब चूज करते हैं और फिर वो भारत में आते हैं। तो हिस्ट्री और जियोग्राफी का बहुत ही डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। एंड ट्रेड ब्रॉट डिफरेंट कल्चर्स विच क्रिएटेड डाइवर्सिटी इन केरला। और जो है न्यू ट्रेडर्स आते थे वहाँ से, अलग अलग किस्म के जो ट्रेडर्स आते थे अलग अलग रिलीजन को लेकर, अलग अलग फूड को लेकर, अलग अलग किस्म के कस्टमर्स, ट्रेडिशंस, क्लोथ्स को लेकर। तो इसकी वजह से जो केरला पर जो इन्फ्लुएंस पड़ा, उस इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हुआ कि केरला में जो है डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स बन गए, एस्टेब्लिश हो गए, और केरला में एक डाइवर्सिटी कायम होगी। अब ये डाइवर्सिटी केरला में हमको कस्टमर्स के रिलेटेड भी मिलती है, कल्चर्स के रिलेटेड मिलती है, और रिलीजन के रिलेटेड मिलती है। तो ये इसने ये एग्जाम्पल दिया है। इसके अलावा अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में क्या है ना, देखो कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ना। तो अगर मैं बात करूंगा कश्मीर की, तो कश्मीर में क्या है ना, कश्मीर में बहुत सारे माउंटेन्स है, नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, हर्ब्स यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसे पाई जाती है जो कि मतलब अलग अलग कंट्रीज में या स्टेट्स में नहीं पाई जाती। तो इसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आए, ट्रेडर्स भी आए, किंग्स भी आए, तो लोगों ने माइग्रेशन भी यहाँ पर की। तो हिस्ट्री में हमें पढ़ने को इसको मिलता है, हमें ट्रीटी ऑफ अमृतसर पढ़ने को मिलता है। तो इसमें क्या है ना कि मतलब इसकी वजह से क्या हुआ ना कि कश्मीर में भी डाइवर्सिटी कायम हो गई। कश्मीर में भी अलग अलग किस्म के रिलीजन पाए जाते हैं, कश्मीर भी अलग अलग किस्म के ट्रेडिशंस पाए जाते हैं, अलग अलग किस्म के क्लोथ्स पाए जाते हैं, अलग अलग किस्म के सॉन्ग्स पाए जाते हैं, अलग अलग किस्म के डांसेस पाए जाते हैं। और जो अगर आप देखोगे जो कश्मीरी लैंग्वेज है ना वो भी थोड़ा मतलब डिफर करती है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि श्रीनगर वाले जब वो कश्मीरी बोलते हैं ना तो उनका एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। वही जब मतलब ये बोलो बांडीपुरा वाले या पुलवामा वाले या बारामूला वाले जब वो मतलब क्या करते हैं कश्मीरी बोलते हैं तो उनके एक्सेंट थोड़ा डिफरिंग मतलब डिफर कर रहा होता है, अलग अलग तरह का होता है, बट लैंग्वेज सेम ही होती है, बस एक्सेंट में फर्क होता है, थोड़ा सेटल में फर्क होता है। तो ये भी कश्मीर का एग्जांपल है। यहाँ पर भी मतलब कश्मीर की खूबसूरती की वजह से, इसकी जियोग्राफी की वजह से, हिस्ट्री में से लेकर अब तक, पास्ट से अब तक यहाँ पर किंग्स भी आए, यहाँ पर ट्रेडर्स भी आए, यहाँ पर फॉरेनर्स भी आए, और इसकी वजह से क्या हुआ कश्मीर में भी डाइवर्सिटी हो गई। सो ये पूरा मतलब क्वेश्चन आंसर का सेक्शन था जो कि था
chapter 1, chapter 1st of the civics, class 6th civics, that was unity of diversity. तो यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी जो कि पहला चैप्टर था क्लास 6 सिविक्स का, उसके हमें जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स थे उन सबको हमने डिस्कस किया है बहुत ही इजी वे में. सो आई होप आपने वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा. सो सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.